अच्छा, बेकिन ग्रुप, दिस इज अक्टूबर 2018 वेरिएंट 12। आई एम गोइंग टू स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है? अच्छा, बेकिन ग्रुप इज अ लिमिटेड कंपनी, दिस इज अ पेपर वन स्टाइल क्वेश्चन। पेपर वन अभी अटेम्प्ट करने लगे हैं। काफी टेक्निक्स इसमें हम सीखेंगे, लेकिन जस्ट रीड द केस फर्स्ट, ठीक है? बेकिन ग्रुप इज अ लिमिटेड कंपनी, it has three holiday parks that offers families holiday accommodation and activities, ठीक है? It has three holiday parks that offer families holiday accommodation activities. पार्क्स हैं, हम बेसिकली पार्क्स चलाते हैं। आप पार्क्स को विजुअलाइज कर सकते हो, किसी हॉलीडे पार्क्स हैं, छुट्टियों के लिए लोग आते हैं वहाँ पे। थोड़ा सा मैं देखो, जितना आप केस तरीके से रीड करोगे, जितना आप केस को विजुअलाइज करके रीड करोगे ना, उतना आपको फिर समझ आएगा, क्योंकि यू नीड टू थिंक लाइक इट्स एन एक्चुअल कंपनी, इट्स एन एक्चुअल बिजनेस। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मैरिज हॉल्स आप जाते हो वो भी बिजनेसेस हैं, आप स्कूल जाते हो वो भी एक बिजनेस है। कोई भी आप, यू आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ बिजनेस, राइट? इस तरह जब आप केस रीड कर रहे होते हो ना, तो आप इस तरह से रीड किया करो कि एक्चुअल आप रियल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो। उसको आप सोचा करो उसके बारे में, ताकि you if you visualize it, then you will be able to talk about this business, you will be able to be like very specific, you will know that what you're talking about। आप कोई भी बात किसी भी बिजनेस के लिए नहीं कह सकते ना, मतलब यू हैव टू थिंक कि किस बिजनेस के लिए क्या सूटेबल एडवाइस होनी चाहिए। सही है, तो वो इस नज़र से पढ़ा करो कि आप रियल स्टोरी पढ़ रहे हो। अच्छा, बेकिन ग्रुप इज अ लिमिटेड कंपनी, इट हैज थ्री हॉलीडे पार्क्स that offer families holiday accommodation and activities. BG aims to look after its customer needs 24 hours a day. Obviously, हॉलीडे पे आते हैं, किसी भी वक्त चिलिंग चल रही होती है सही है ना? तो हमें तो 24 आवर्स कस्टमर ख्याल रखना है, यानी कि रिसेप्शन होगा अगर, लेट्स से, तो रिसेप्शन पे 24 आवर्स कोई हमारा रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शनिस्ट जो है वो होनी चाहिए या होना चाहिए। तो इस तरह और भी फोन, अगर कस्टमर रात को ऑर्डर कर रहा है चाय चाहिए, तो वो फिर हमारा किचन रेडी होना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस लाइन मीन्स। सही है। Customers pay for the holidays when they arrive at the park. Each park has 3 managers and 40 part-time employees. ठीक है, ईच पार्क, हमारे पास 3 पार्क्स हैं और हर पार्क में 3 मैनेजर काम कर रहे हैं और 40 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है। BG uses a wide range of social media network for promotion. The finance director is worried about BG's cash flow position. The finance director is worried about BG's cash flow position. He cannot decide if an overdraft is the best way for BG to solve its cash flow problems. Right. So basically, एम्प्लॉयज की पार्क्स से रिलेटेड डिटेल है, आप उसको किसी हॉलीडे रिजॉर्ट, कोई फार्म हाउस, कोई जो चीज़ आपने देखी है जहाँ पे फैमिलीज हॉलीडे के लिए जाती हैं, आप कभी फैमिली के साथ गए हो तो वो पार्क या कुछ इस तरह की चीज़ विजुलाइज करो और उस पर एक्चुअल सोचो कि हर पार्क पे 3 मैनेजर हैं, 40 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, वी हैव 3 पार्क्स लाइक दिस। और प्रमोशन हम मेनली सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। और समझो बीच पे कोई हट है या इस तरह की कोई मैनेजमेंट होगी, क्योंकि कोई तो चला रहे होते हैं ना, लोग हमारे जैसे इंसान ही चला रहे होते हैं। He cannot decide if an overdraft is the best way for BG to solve its cash flow problems. सही है। अभी कैश फ्लो में क्या सीन चल रहा है देखें, अगर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो हमें दिया हुआ है कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर पीरियड जनवरी टिल मार्च 2019। 3 महीनों का हमने कैश फ्लो फोरकास्ट किया हुआ है, जिसमें कैश इनफ्लोज, द कैश इनफ्लोज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इन जनवरी इज 120। ये 1000 है, ट्रिपल जीरोस इग्नोर नहीं करना है। सो इट्स लाइक $1000, वन बेसिकली लिखा हुआ है $120,000। 1,20,000 के इनफ्लोज मैंने जनवरी में प्रिडिक्ट किए हैं। फरवरी में आई एम प्रिडिक्टिंग 80,000 कैश इनफ्लोज एंड फरवरी में आई एम प्रिडिक्टिंग 70,000 कैश इनफ्लोज। ठीक है, कैश इनफ्लोज का ट्रेंड थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, और क्यों डिक्लाइनिंग है, दैट्स क्वेश्चन मार्क। प्रॉबेबली कोई हॉलीडे सीजन का इम्पैक्ट हो सकता है, या जनवरी में ज़्यादा हॉलीडेज के लिए लोग आते होंगे, या कुछ कुछ सीन है जिसकी वजह से जनवरी में कैश इनफ्लोज ज़्यादा हैं और फिर फरवरी मार्च में इतने ज़्यादा नहीं है। तो लाइक इट्स दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। मे बी सीजन होगा, ज़्यादा रश वाला टाइम होगा, फोरकास्ट किया है अभी हमने,
फोरकास्ट का मतलब हम पहले से सोच रहे हैं कि जनवरी में ये होगा अप्रोक्सीमेटली। हमने अभी लेट्स से अगर नवंबर है, लेट्स से नवंबर, एक्चुअल नवंबर 22 चल रहा है ना, तो अब हम बैठ के सोच रहे हैं कि अगले साल जनवरी में 120 के इन्फ्लोज होंगे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हमारी प्रिडिक्शंस होंगी। हमने पहले से सोचा हुआ होगा कि यार फार्म हाउस कह रहा हूँ, पार्क्स पे कितना रश जो है वो होता होगा, कितने कस्टमर्स आते होंगे, बहुत सारी चीजें सोची होंगी। तब फिर इन्होंने कैश फ्लो इनफ्लोज 120,000 के प्रिडिक्ट किए हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सही है। और कैश आउटफ्लोज क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये जरा देखें। इंटरेस्ट तो एक फिक्स्ड है, प्रॉबेबली कोई लोन वगैरह लिया हुआ होगा जिस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और वेजेस एंड अदर कॉस्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी a bit डिक्लाइनिंग ट्रेंड। लेकिन सही है, पता नहीं क्यों कम हो रही होंगी वेजेस कुछ। क्यों वेजेस कम हो रही होंगी, मुझे तो एक कनेक्शन समझ आ रहा है, पता है। मतलब अगर आप देखो तो इनफ्लोज भी कम हो रहे हैं और वेजेस भी कम फोरकास्टिंग में हम सोच रहे हैं। प्रॉबेबली इन द मंथ ऑफ जनवरी रश ज्यादा होता होगा, तो शायद हम ज्यादा पार्ट टाइमर्स यूज करते होंगे ना, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज है हमारे पास, इफ यू रिमेम्बर। प्रॉबेबली हम उनको आवर्स ज्यादा कर देते होंगे या कुछ ऐसा सीन होता होगा जनवरी में, तभी हमने ज्यादा वेजेस जो है वो फोरकास्ट की हैं। प्रॉबेबली दैट्स अ रश टाइम, दैट्स अ पीक टाइम, एंड मे बी देयर वुड बी अ लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, जिसकी वजह से मेरे इन्फ्लोज ज्यादा हैं। और उसी वजह से शायद मैं एम्प्लॉइज को रोकता हूँ, या पार्ट टाइमर्स हैं तो कुछ एम्प्लॉइज को मैं एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाता हूँ। इस वजह से शायद हमारे जनवरी के अंदर वेजेस का आउटफ्लो भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेब्रुवरी एंड मार्च, मे बी। सही है। तो टोटल कैश आउटफ्लो कैसे निकाला इसने, ये इन दोनों को ऐड किया ना, 10 और 100 को ऐड किया तो ये 110 आ गया। सही है, इन सबको ऐड कर रहे हैं, बस टोटल कैश आउटफ्लोज आ गए। और नेट कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज अगर मैं देखूं, नेट कैश फ्लोज कैसे आता है पता है। नेट कैश फ्लोज इज द इनफ्लोज माइनस द आउटफ्लोज ना, 120 माइनस 110, तो नेट कैश फ्लोज कितना आ जाएगा बताओ जरा। 120 के इनफ्लोज में फोरकास्ट कर रहा हूँ और 110,000 के मैं आउटफ्लोज फोरकास्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो नेट कैश फ्लो आएगा दैट विल बी $10,000। आई एम जस्ट राइटिंग इट हेयर ताकि सिर्फ हम समझ सकें कि क्या सीन क्या चल रहा है। और अब आप मुझे बताओ कि ओपनिंग, बहुत देखो मैं टेक्निकल हो जाऊंगा थोड़ा सा, पूछ लेना अगर क्वेश्चन कोई आपको आए। तो बेसिकली इन द मंथ ऑफ जनवरी वी हैड ओपनिंग बैलेंस ऑफ -40। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास नेगेटिव कैश बैलेंस चल रहा है, ठीक है। ये तो अच्छा है कि नेट कैश फ्लो हमारा जनवरी में पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल हमारा क्लोजिंग बैलेंस इज नेगेटिव इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड नेगेटिव क्लोजिंग कैश बैलेंस इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि इनके पास दे आर, और इसका मतलब बेसिकली पता है क्या है, कि ये ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट पे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट पे। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपने बैंक अकाउंट से ओवरड्रॉ किया हुआ होगा। कैसे पता चला वो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अगर ये बहुत फोकस के साथ सुनना, समझ आएगा, वैसे नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं वापस। अब जैसे ही बना रहे हैं हम कैश फ्लो ना, कैश फ्लो बना रहे हैं। अब ये कैश फ्लो अगर हम बना रहे हैं, मैं जवाब देता हूँ एक सेकंड ना। तो अब जाहिर सी बात है, इस कैश में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कैश इन हैंड हो सकता है, या तो वो कैश एट बैंक हो सकता है, राइट, है ना। अब कैश इन हैंड क्या होता है, कैश इन हैंड होता है जो आपके पास फिजिकल कैश है। लेट्स से अगर मेरी पॉकेट में 5,000 रुपये पड़े हैं, तो वो कैश इन हैंड है। लेकिन कैश एट बैंक क्या होता है, कि जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। अब एक बात बताओ, क्या कैश इन हैंड, आपसे सवाल है मेरा, क्या कैश इन हैंड कभी नेगेटिव हो सकता है। मतलब आपकी जेब में कभी ऐसा हो सकता है कि -2,000 है ऐसा हो सकता है। मतलब आप आज जेब में -2,000 रुपीज लेके निकले, ऐसा हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। यानी कि कैश इन हैंड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन कैश एट बैंक नेगेटिव हो सकता है। अगर बैंक में पैसे हैं तो वो नेगेटिव हो सकता है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अगर मैंने ये अपनी कैश फ्लो पोजीशन बनाई है, ठीक है,
तो अब अगर मैंने अपनी कैश फ्लो पोजीशन में फोरकास्ट कर रहा हूँ और अगर उसमें नेगेटिव है, नेगेटिव होता है कैसे पता चलता है, माइनस में, अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। और यानी कि -40 का मतलब है कि हमारे पास -40 का ओवरड्राफ्ट था इन द मंथ ऑफ, इन द स्टार्टिंग ऑफ बेसिकली जनवरी, और क्लोजिंग में हमारे पास 30 का ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, तो और फिर ये जो 30 का नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस जनवरी का था, वो हमारा फेब्रुवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस बना है नेगेटिव, है ना। और क्लोजिंग कैश बैलेंस फिर हमारे पास इस महीने फेब्रुवरी में 80 के इनफ्लोज हैं प्रिडिक्टेड, और आउटफ्लोज मैंने 100 के प्रिडिक्ट किए, यानी कि फेब्रुवरी में इनफ्लोज कम होंगे, आउटफ्लोज ज़्यादा होंगे, तो तभी हमारा नेट कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहा है। और इस वजह से, नेगेटिव होने की वजह से, और हमारा नेगेटिव बैलेंस चला गया है, यानी कि फेब्रुवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस तो -50 चला गया, यानी कि हम माइनस, खतरनाक तरीके से माइनस जा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड कैश फ्लो पोजिशन, विच इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजिशन, बिकॉज दे मस्ट बी, अभी तो हम चलो नेगेटिव चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट चल रहा है, सही है। तो खैर अब फरवरी में हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। अच्छा, अ, क्या हमें ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, एक सवाल का जवाब दें फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। अगर ओवरड्राफ्ट आपने लिया हुआ है, चलो जैसे फरवरी में हमारा प्रिडिक्टेड है कि हम 50,000 का ओवरड्राफ्ट लेंगे, तभी नेगेटिव है ना, हमें जरूरत पड़ेगी, हम बैंक को पहले से बोलेंगे ना कि भाई इतना शायद जरूरत पड़ेगी इस तरह से। तो अब सवाल यह है, क्या हमें ये ओवरड्राफ्ट रीपे करना होता है? क्या अगर हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव है तो क्या हमें ये अमाउंट रीपे करना होगा गवर्नमेंट, कह रहा हूँ बैंक को? यस, वी विल हैव टू रीपे, राइट। और ये सिर्फ फिक्स नहीं होगा, इस पे हमें इंटरेस्ट भी देना होगा। बैंक कोई फ्री में काम थोड़ी कर रहा है कि आपको फ्री में फैसिलिटीज देगा। जाहिर है, आपने अगर बैंक ओवरड्राफ्ट यूज किया है, अगर आपने नेगेटिव किया है, तो अब वो नेगेटिव बैलेंस जब आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो फिर वो अ, मतलब समझो कि उसका इंटरेस्ट भी प्लस में जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक वी, इट्स नॉट फॉर एवर, राइट, और वो भी विद इन अ ईयर, विद इन 2 3 4 मंथ्स में आपको रीपे करना होता है। तो अब एक सवाल है कि अगर चलो आपने फेब्रुवरी में नेगेटिव हो भी गए, माइनस, तो कब तक चलेगा ऐसे कहानी? ऐसे तो कहानी नहीं चल सकती ना आगे तक। अल्टीमेटली आपको फिर जब पे करना है, तो पे करने के लिए अल्टीमेटली कहीं से तो पैसे चाहिए होंगे, मतलब इनफ्लोज तो कहीं से तो हमें चाहिए ना, तभी तो फिर हम कैसे ओवरड्राफ्ट पे करेंगे, वरना क्लियर कैसे, क्या हमेशा नेगेटिव में चलते रहेंगे? अल्टीमेटली तो यू हैव टू पे आउट, राइट। तो अब एक सवाल ये है कि तो फिर हमें किसी तरह कैश इनफ्लोज बढ़ाने चाहिए, हमें किसी तरह कैश इनफ्लोज को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। अगर मेरा बिजनेस होता जैसे ये पार्क, अगर, तो मैं कहता कि यार कैश इनफ्लोज अगर कम होते चले जा रहे हैं और मेरा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आ गया है, तो मुझे टेंशन होती ना कि यार फिर मैं वो रीपे कैसे करूंगा, तो मुझे उसके लिए फिर इनफ्लोज बढ़ाने की सोचनी चाहिए किसी तरह, या फिर आउटफ्लोज कट डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आउटफ्लोज कट डाउन करने के लिए वेजेस की बात आएगी, तो वो फिर किसी को मैं क्या, शायद एम्प्लॉयज को फारिग करने का सोचूं, या द पॉइंट इज कि आई विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग टू डील विद दिस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, बिकॉज अल्टीमेटली फिर मैं नेगेटिव जाता रहूँ तो ऐसे तो बहुत इंटरेस्ट पे, और वैसे ही इतना इंटरेस्ट आ गया है, तो फिर और इंटरेस्ट आ जाएगा, ये तो फिर बर्डन बनता चला जाएगा ना। तो आई हैव टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी वेयर आई कैन डील विद माय लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, और एल्स फिर ये तो माइनस में, बेसिकली समझो माइनस में जाता चला जाऊंगा। तो फिर उसके लिए अब इन्फ्लोज बढ़ाने के लिए प्रॉब्ली मैं प्रमोशंस बढ़ाऊं, या तो मैं किसी तरह अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करूं, या तो मैं अपने पार्क पे ज्यादा फैमिलीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं, मैं कुछ प्रमोशनल कैंपेन्स लगाऊं, प्रमोशनल डील्स कराऊं, मैं अपने पार्क पे कोई इवेंट्स करवाऊं। मैं आई आई शुड डू समथिंग ताकि लोग आएं और मेरे इन्फ्लोज बढ़ें। लेकिन अगर प्राइसेस, अगर आप बढ़ा के कस्टमर से पैसे ले सकते हो, तो अब एक तो तरीका ये है कि मैं किसी तरह अपनी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करूं, एक तरह मैं अपना इन्फ्लोज इस तरह से बढ़ाऊं, या अगर बिल्कुल सेल बढ़ने का सीन नहीं है, या मैं अगर बेस्ट से बेस्ट मार्केटिंग कर रहा हूं,
फिर भी इतनी सेल, मतलब अब सेल बढ़ाने का पोटेंशियल नहीं है अगर, तो फिर शायद मैं अपनी लोन्स वगैरह पे जाऊं, फिर मैं अपने शायद बैंक से लोन वगैरह लूं कि यार कर्जा चाहिए होगा, या प्रॉबेबली कुछ डेट फाइनेंसिंग करानी होगी ताकि मैं थोड़ा सा लोन ले लूं, ताकि लोन से मैं ये बेसिकली लिक्विडिटी प्रॉब्लम में तो बाहर आ जाऊं। लेकिन हाँ, अब ये भी हो सकता है कि आप सर लोन लेंगे तो वो भी आपको रीपे करना होगा, हाँ फिर लेकिन वो एटलीस्ट 2 3 4 साल का लोन ले लूंगा, तो 2 3 साल में 2 3 साल मिल जाएंगे मुझे टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। लेकिन स्टिल दैट्स अ रिस्की डिसीजन, बिकॉज ऑब्वियसली फिर लोन भी अल्टीमेटली आपको पे करना होगा। समझ आए? यानी कि मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि जब एक मैनेजर कैश फ्लो फोरकास्ट देखता होगा तो वो बहुत सारी चीजें सोच सकता है, बहुत सारा इस तरह वर्किंग्स कर सकता है। दैट्स हाउ पीपल टॉक अबाउट दीज फोरकास्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब हमारे पास ये कैश फ्लो। अच्छा, मार्च में क्या मिसिंग है? मार्च में 70,000 के कैश इनफ्लोज हैं, और बाकी आउटफ्लोज हैं 100,000। सो 70 - 100, आंसर इसने दिया हुआ है -30। और ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है -50। सो अब वाई कितना आएगा? वाई की वैल्यू बताओ। वाई की वैल्यू 30 नेगेटिव ऑलरेडी था, और -50 हो गया। सो बेसिकली -30 -50 कितना हो जाएगा? नहीं, -20 थोड़ी हो जाएगा, -80 हो जाएगा भाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -30 -50। मैथ्स आ गई। लेकिन इसका एक आपको रट्टा भी लगवा सकता हूँ मैं। रट्टा अगर आपको लगाना है तो आप क्या करें, मैं आपको रट्टा लगवाता हूँ, देखें। 2 मिनट हो गए, रट्टा भी आपको कभी कभी काम आ जाएगा अगर आपको मैथ्स इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसका रट्टा ये है कि आप लगा दें, कहीं जगह नहीं मिल रही, जगह जो है यहाँ लिख देता हूँ, सही है। क्लोजिंग कैश बैलेंस का फॉर्मूला होता है, सही है। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस नेट कैश फ्लोज। सही है। अ, जैसे अभी इस सिचुएशन में क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना था ना, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है -50, और नेट कैश फ्लोज दिया हुआ है -30। फॉर्मूला में क्या होता है? प्लस। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, सही है, सोचना नहीं। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ी सी मैथ्स तो आएगी ऐसे। -50 प्लस -30, ये प्लस माइनस खुल जाएगा, तो -50 -30 इज इक्वल्स टू -80। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो अगर फॉर्मूला यूज करने आता है तो फॉर्मूला से सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि -30 ऑलरेडी था, -50 और हो गया, तो उसका मतलब हम -80 में चले गए, तो बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। सही है। अच्छा, इसका पार्ट ए देखें, पार्ट ए व्हाट इज मेंट बाय। देख लो एक दफा, केस समझ आ गया ना। 3 हॉलीडे पार्क्स हैं, और इतना डिटेल में आप, जाहिर सी बात है एग्जाम में इतना भी डिटेल में जाके नहीं सोच सकते, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सोचना सिखा रहा हूँ। और अगली दफा आपको ये काम थोड़ा स्पीड में करना होगा, जाहिर सी बात है। और सारे के सारे पॉइंट्स आप इतना एग्जाम में डिटेल में नहीं, मतलब इतना डिटेल में नहीं सोच सकते, बट एटलीस्ट बेसिक वर्जन ऑफ दिस यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब आप प्रैक्टिक जब आप बिजनेस को आप प्रैक्टिकली लेते हो, और जब आप बिजनेस को रियल लाइफ सोच के बात करते हो, तो खुद ब खुद आपके आंसर की क्वालिटी बहुत प्लस हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू विल बी टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पार्ट्स, यू विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। सो फिर वो लेवल आप कितना हो गया ना आंसर का। समझ आया? पार्ट ए, व्हाट इज मेंट बाय लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी क्या होती है? लिमिटेड कंपनी Limited company is a legal structure basically, which can be a private limited company or a public limited company which can issue shares. Yes, that's a good point. देखो मैं लिखता हूँ, लिखो आप भी यहाँ पार्ट ए। This is one of the legal structures. This is one of the legal structures
which is incorporated. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब वो रजिस्टर्ड होती है ना, मतलब लीगली उसका उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, which is incorporated as a separate legal identity. This is one of the legal structures which is incorporated as a separate legal identity. This can be a private limited or a public limited company. This can be a private limited or a public limited company. ठीक है, that's the best definition that you can give. अब ऑब्वियसली एग्जाम में इतनी हैवी डेफिनेशन अगर आप ना भी दे सकें तो एटलीस्ट कुछ बेसिक कीवर्ड्स आपके मैच करने चाहिए. लीगल स्ट्रक्चर, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक. डेफिनेशन में जो एग्जामिनर है ना वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है कि क्या इस बच्चे ने सिर्फ लिमिटेड कंपनी को ऐसी बेसिक इंग्लिश में समझा दिया है या उसने कीवर्ड्स भी यूज किए हैं जो रियल बिजनेस वर्ड्स हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. इट्स नॉट अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, इट्स अ बिजनेस टर्मिनोलॉजी. समझ आए? तो बिजनेस टर्म्स आप कितना यूज करते हो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग गेम होता है एग्जाम में. अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ये जो एक्स एंड वाई हमने यहाँ किया, ऑब्वियसली ये टेबल में लिखने के मार्क्स नहीं है, आई हैव टू राइट डाउन इन द लाइन. सो आइडियल तरीका ये है कि आप इसकी वर्किंग्स भी शो करें. डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, वैसे आई वुड सजेस्ट 120,000 minus 110,000 is equals to positive $10,000. ये ना x की वैल्यू. तो अगर आप हो सके तो वर्किंग्स के साथ शो करो. और y कैसे निकाला आपने? नेगेटिव 30,000 नेगेटिव 50,000 is equals to negative 80,000. समझ आ रहा है? प्रॉपर वर्किंग्स के साथ. जस्ट कॉपी दिस डाउन. अच्छा, नेक्स्ट आओ पार्ट सी. पार्ट सी, यस यू शुड ऐड जीरोस. ठीक है, थाउजेंड्स लिखना जरूरी है. अच्छा, पार्ट सी देखते हैं क्या कह रहा है. Identify and explain two advantages to BG of having part-time employees. Identify and explain two advantages to BG of having part-time employees. Part-time employees होने का कोई फायदा होता है? पार्ट टाइम एम्प्लॉइज एक तो होता है फुल टाइम एम्प्लॉइज जो आपके पास फुल वर्किंग डे के लिए आते हैं. पार्ट टाइम एम्प्लॉय अगर मैं तो उसको हम कम पेमेंट में काम करवा सकते हैं, मे बी कॉस्ट सेविंग्स हो सकती है, मे बी. बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये. और शायद ज्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं क्योंकि वो शायद एक से ज्यादा जगह काम कर रहे हो या उनको ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा वैरायटी पता हो, है ना. क्योंकि एक्सपीरियंस प्रॉब्ली उनको एक जगह से ज्यादा भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक जगह से ज्यादा हो, तो हो सकता है उसका एक्सपीरियंस आपको काम है, ये भी हो सकता है. और आप थोड़ा एक्स्ट्रा बिठा, फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि कभी आपको उनको ज्यादा टाइम बिठाना है, ज्यादा ओवर टाइम काम करवाना है, तो प्रॉब्ली पार्ट टाइम शायद अवेलेबल हो जाए. अगर पार्ट टाइम का अक्सर ऐसा सीन होता है कि हम उनको पर आवर भी पे करते हैं शायद इस तरह के काम में. हॉलीडे, अब ये हॉलीडे इस तरह से भी सोचो कि एक हॉलीडे पार्क है. हॉलीडे पार्क जब है तो उसमें उसमें आप सोचना भी शुरू करो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉइज अगर हम इस पार्क में रख रहे हैं, सोचो ना, इस एंगल से सोचा करो. एक तो मैं सोच रहा था अभी जनरली कि पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का क्या फायदा है, बट पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का क्या फायदा है इनटू दिस पार्क, नॉट फार्म, सॉरी, द पार्क्स. ठीक है. सो अगर अब उस एंगल से सोचो तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है? क्या ये जरूरी बात है कि एम्प्लॉयज मेरे फ्लेक्सिबल हैं और अगर मुझे ज्यादा टाइम बिठाना होता है तो मैं उनको कभी ज्यादा टाइम भी बिठा लेता हूँ या ज्यादा आवर्स काम करवा लेता हूँ? ये बात हम लिख सकते हैं इसमें. When there are more customers, like we can give example about the January वाला महीना, we can say that January में it seems that rush ज़्यादा होता है, inflow ज़्यादा होते हैं, and that's where we can add more hours to their to the responsibility, and वहाँ पे हम उनको ज़्यादा रखवा लेंगे.
ठीक है, समझ आ रहा है? यानी कि ये जो फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट है ये बेस्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जो ये मैं 4 मार्कर अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसमें याद रहे कि मुझे केस से बहुत दफा रिलेट करने हैं। कम से कम एक दफा तो मैं कर ही दूं, लेकिन अब से हमारी कोशिश हो कि हम 2 भी करें एटलीस्ट। हम एक तो रूल है, एक से कम तो करना ही नहीं है, मतलब केस से लिंक बैक। when you talk about parks, when you talk about these part timers, when you talk about the manager, कुछ भी आप स्पार्क से रिलेटेड, फैमिलीज, अकोमोडेशन, कुछ इसमें से कोई वर्ड्स आ रहे होंगे ना कि ऐसा लग रहा होगा कि आप इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो फील है। 40 का वर्ड, ओवरड्राफ्ट का किसी तरह कनेक्शन अगर आप करना चाहते हो, मतलब किसी भी तरह आपको इस आंसर में कोशिश करनी है कि यू टॉक अबाउट दीज पार्क्स, एंड द मोर यू टॉक अबाउट दीज पार्क्स द बेटर योर आंसर गेट्स। ठीक है, आप उसको उस पार्क के एंगल से सोचो। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस टू बीजी ऑफ हैविंग अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। तो चलो एडवांटेज 1 लिखते हैं, मैं लिखवाता हूँ, लिखो। द 40 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, देखना मैं किस तरह से कनेक्ट करता जाऊंगा, देखना। द 40 पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, the 40 part-time employees might be a more flexible method of more flexible for BG, for BG. Full explanation. BG will be able to BG will be able to ask their employees to stay overtime. BG will be able to ask their employees to stay overtime during busy time, such as January. To stay overtime during the busy time, such as, समझ आ रहा है? देखो मैं किस तरह से कितनी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। जनरल भी लिख सकता था, लेकिन मैं जितना रेलेवेंट रहूंगा उस केस से उतना मेरा आंसर हैवी होता चला जाएगा और ग्रेड खुद बनता चला जाएगा। एडवांटेज 2, it might be cheaper, it might be cost saving for BG, it might be cost saving for BG to use part timers. Explanation: during off peak times in the park, less staff can be used, less staff can be used, which can save employment cost, which can save employment costs. थोड़े हैवी वर्ड्स लिख रहा हूं, ठीक है? देखो आप वर्ड्स पे फोकस करो, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, पीक टाइम्स, लेस स्टाफ, हाउ एम आई टॉकिंग अबाउट बिजनेस। समझ आ रहा है? कॉपी दिस डाउन एंड एक दफा रीड भी करो। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एडवांटेजेस पूछे हैं, लेकिन अगर वो कहता कि डिसएडवांटेजेस बताओ, लेट्स से ऐसे ही बस डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस टू बीजी ऑफ हैविंग पार्ट टाइमर्स? सो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब अगर आपके पास पार्ट टाइमर्स हो तो व्हाट आर द डिसएडवांट व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिसएडवांटेजेस फॉर दिस पार्क बिजनेस बीजी? क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि देखो जब आप पार्ट टाइमर रखते हो तो शायद इतना ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ आपको मिले या ना मिले, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या पता वो इतना ज्यादा फोकस्ड ना हो, जो बात है, या वो बहुत ज्यादा अगर
अपने सिर्फ आवर्स के लिए कंसर्न्ड हो और फिर वो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपको ना दे, अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो फुल टाइम तो अवेलेबल नहीं होते। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगर एक फुल टाइम एम्प्लॉय होता है तो उससे वो फुली आपके साथ ही कमिटेड होता है, आप ही के साथ लगा हुआ होता है, तो उसका सारा समझो कि फोकस फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन अब ये पार्ट टाइमर है तो अब इसमें कौन लोग कहाँ कहाँ कितनी कितनी देर काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ऐसा ना हो कि अपने आर्ट से फोकस्ड हो जाए। दे माइट नॉट बी विलिंग टू गिव एनी एक्स्ट्रा टाइम, और या वो इतना और इजिली अवेलेबल नहीं होंगे ड्यूरिंग दैट टाइम में जब उनको चाहिए हो। सही है। और शायद इतने लॉयल ना हो जितने फुल टाइमर होते हैं, क्योंकि फुल टाइमर में तो वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। गुड। कम्युनिक बहुत ही अच्छा पॉइंट। कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मेरे पास बहुत सारे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज होते हैं तो उन सब के साथ कोऑर्डिनेटेड रखना रहना, किसी की सुबह शिफ्ट है, किसी की दोपहर में शिफ्ट है, किसी की रात में शिफ्ट है। मैं इस तरह पार्क की एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से पहला रिसेप्शनिस्ट आता है, वो सुबह 8 से 2 बजे तक, फिर दूसरा आता है 2 से लेके 8 बजे तक, फिर 8 से लेके 2, इस तरह से स्लॉट्स में अगर है तो अब मतलब उसमें मैं सबको फिर एक साथ कैसे बिठाऊं अगर मीटिंग करनी है मुझे, क्योंकि अब इसमें कोऑर्डिनेशन लोगों की मुश्किल हो जाती है ना। प्रॉबेबली अगर वो इतना मोटिवेटेड नहीं है या ट्रेन नहीं है तो इससे कस्टमर सर्विस खराब हो सकती है। पार्क्स में हाउ दे रिस्पॉन्ड एंड हाउ दे टॉक टू पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड probably if they are part time and if they're not committed enough, if they're not motivated enough, they might not be very good when interacting with, इंसान की मोटिवेशन से कनेक्शन होगा ना। एक बंदा है ही अगर डिससेटिस्फाइड जॉब से तो फिर शायद उसकी परफॉर्मेंस पे तो अफेक्ट आएगा। समझ आ रहा। सो दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट क्वेश्चंस। मैं आपको जो मेन आज सिखाना चाह रहा था वो ये सिखाना चाह रहा था कि हम जब केस पढ़ते हैं तो केस पढ़ने के बाद उस पर बात कैसे, उस पर सोचते कैसे, हाउ डू वी थिंक अबाउट अ केस। सही है। अभी ज़ाहिर है इसके स्ट्रक्चर पे और भी बात करनी है, डी और ई पे भी बात करेंगे। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक ऑल गुड एवरीवन?